मैंने रात उसकी बाहों में बिताई और मुझे अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी नींद आई, हालांकि मौत का साया मंडरा रहा था। स्कूल की चिंता में वे अलग अलग समय पर लाउड स्पीकर के जरिए छात्रों के लिए नाश्ते की घोषणा करते हैं। मुझे सच में तरोताज़ा होने और कपड़े बदलने की ज़रूरत है, मैंने जॉय से कहा और उसके बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह मुस्कुराता है और हे भगवान, उसे इतना आकर्षक क्यों होना पड़ता है। उसके काले बाल बिखरे हुए हैं और उसकी निगाहों की तीव्रता मुझे मोह लेती है। उसके आसपास मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और हर धड़कन के साथ तड़प और भी तीव्र होती जाती है। उसकी महक अभी भी मेरे मुंह में बसी है, इसलिए मैं बिना झिझक के वहां से निकलकर अपने कमरे में चली जाती हूँ। तो क्या मैंने ऐसा सोचा नहीं था? मैक्स मेरे बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है और उससे एक सुनहरी आभा निकल रही है। अगर मैं जोसेफ की साथी न होती तो मैं मैक्स के साथ इस मौके को कभी नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि बहुत से लोग उसे गलत समझते हैं, या फिर वह लड़कियों को आकर्षित करने के लिए अपनी खूबसूरती का दिखावा करता है, लेकिन मैं उसे उसके असली रूप में देखती हूँ। और क्या तुम उस आवारा कुत्ते से ऊब गए और तुमने फिर से मुझ पर सवारी करने का फैसला किया? उसकी आंखें फटी रह गई और मेरे गालों पर गर्मी सी दौड़ गई, क्योंकि उसने मुझे घूरते हुए पकड़ लिया था। मैं तुम्हारी सुनहरी आभा को देख रहा था। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। सुनने में तो यह बात विश्वसनीय लगती है ना? मुझे नहाना और कपड़े बदलना होगा, क्योंकि वे जल्द ही नाश्ता करने वाले हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आप चाहे तो क्या आप मेरी एक साफ वर्दी उधार ले सकती है? मुझे पता है कि आपके पास अभी तक नई वर्दी ऑर्डर करने का समय नहीं था। लेक्सी बिस्तर से अंगड़ाई लेती है। सच कहूं तो कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मुझे महसूस हुआ कि मैक्स से निकलने वाली सुनहरी आभा अब गायब हो गई है। मैं अब दोनों को कपड़े बदलने देता हूँ। वह उठा और मेरे बिस्तर को ठीक करने के बाद अपने जूते पहने। हम नहीं चाहेंगे कि जब आप नहा रहे हों तो आपका साथी मुझसे जलन करे, है ना? उसने आंख मारी और मुझे यकीन है कि बगल वाली कमरे से एक धीमी सी गुर्राहट सुनाई दी। धन्यवाद मैक्स, आप सचमुच एक सज्जन व्यक्ति हैं। मैंने दरवाज़ा खोला और मैक्स बाहर आ गया। हे भगवान, क्या वो ड्रैगन राजकुमार नई लड़की के बिस्तर से बाहर आ रहा है? आह, हमेशा की तरह उसके बाहर निकलते समय कई लोग वहां से गुजर रहे होंगे। कल रात बहुत मजा आया। वह मेरे करीब आकर मेरे गाल पर चुंबन करता है, जिससे हमारे बीच संबंध होने की अटकलें और तेज हो जाती है। सब लोग मुझे चरित्रहीन समझेंगे, जबकि मैं असल में कुंवारी हूं। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वह मेरी तरफ घूरता है। फिर वह लड़कों के कमरे की ओर दौड़ता है और उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। जोसेफ उसे खोलता है। ये क्या है? वह गुस्से में नहीं बल्कि चिंतित है। मुझे कुछ देखना है। मैक्स उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है और मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ। लेक्सी आती है और हमारे साथ शामिल हो जाती है। जॉय दरवाज़ा बंद कर देता है और हम सब मैक्स का इंतज़ार करते हैं। मुझे याद है, मैंने कल रात यहाँ कुछ देखा था। वह एक किताब के पन्ने पलटता है, फिर वह रुकता है और मेरी तरफ देखता है। इसीलिए वे तुम में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। वह एक किताब मेरी तरफ बढ़ाता है। एक कुंवारी के खून से जुड़ा बलिदान। तुम हेकेट के वंशज हो, जो सबसे शक्तिशाली देवी है और पाताल लोक के द्वार के लिए महत्वपूर्ण है। अरे बिल्कुल नहीं। जोसेफ मुझे और कसकर पकड़ लेता है। एरिन को मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। वह एक भयानक गुर्राहट निकालता है, या यूं कहे कि उसके अंदर का भेड़िया गुर्राता है। क्यों न हम कपड़े बदलकर यहीं बाहर मिले और नाश्ता करने चले? डीन को आज की कक्षाओं के बारे में घोषणा करनी चाहिए, लेक्सी ने सुझाव दिया। हम सबको ऊर्जा के लिए खाना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भूखी नहीं रहूंगी। वह सही कह रही है और मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा पेट ही मेरे लिए जवाब देता है। सबकी सहमति से मैक्स अपने कमरे में चला जाता है। लेक्सी और मैं जल्दी से नहाकर कपड़े बदलते हैं। फिर हम जोसेफ और हैरिसन से मिलते हैं। जैसे ही हम खाने के कमरे की ओर चलने लगते हैं, मैक्स हमें देख लेता है और हमारे साथ आ जाता है। मैंने पहले ही कुछ अफवाहें सुनी हैं
कि कक्षाएं अगली सूचना तक स्थगित होने की संभावना है। वह अपनी भौहें ऊपर उठाता है। नाश्ते के बाद यही मिलते हैं। जोसेफ ने अपने अंगूठे से मेरे गाल को सहलाया और फिर प्यार से मेरे होठों को चूम लिया। उसे अपनी नज़रों से ओझल मत होने देना, लेक्सी। हम फूड हॉल में हैं और कहाँ जाएंगे? वह उसकी तरफ आंखें घुमाती है और मेरा हाथ थाम लेती है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने एक प्लेट में खाना भर लिया और संतरे का जूस ले लिया और हम दोनों साथ बैठ गए। मैं लगभग आधा खाना खा ही चुका था कि तभी कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। सुना है तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। लड़की ने मुझे धक्का दिया। ध्यान से बेला, लेक्सी गुस्से से बोली। तुम्हें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इसलिए यहां से चली जाओ। कोई सुराग नहीं। वो चीजें यहां इसलिए आई क्योंकि वो यहां है। उसके पास जो भी रहस्य है, मेरा कहना है कि हमें उन्हें वही देना चाहिए जो वे चाहते हैं। क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो? लेक्सी अपनी सीट से उठकर मेरे पास आ गई। ये चीजें नरक से एक प्राणी को बाहर निकालना चाहती है ताकि वे उसकी शक्ति हासिल कर सके और सब पर कब्जा कर सकें। पूरा भोजनालय शांत हो जाता है और सब हमें घूरने लगते हैं। पल भर में जोसेफ और बाकी लोग मेरे पास आ जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, स्पीकर चालू हो जाते हैं। क्या सभी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने छात्रावासों की ओर चले जाएंगे? बाहर की स्थिति नियंत्रण में लाई जा रही है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुना तुमने? आज रात तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हमारे पास से गुजर रही एक लड़की ने अपनी सहेली से खुशी से कहा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बात सच नहीं है। हे, क्या तुम ठीक हो? जोसेफ ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। एक लंबा आदमी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, हमारी ओर आता है। मिस मूर, क्या आप कृपया डीन के कार्यालय में आ सकती है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, जोसेफ फुसफुसाता है। हम सब आ रहे हैं। हैरिसन आंख मारता है और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख देता है और मैं उन दोनों के बीच में आ जाता हूं। ये अनावश्यक है, श्री बार्न्स। केवल मिस मूर की आवश्यकता है। जब तक मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे, डीन समझ जाएंगे। मैंने कहा और मैंने देखा कि मेरे सभी दोस्त मुस्कुरा रहे हैं। इससे शिक्षक खुश नहीं होते, पर मुझे कोई परवाह नहीं। अनिच्छा से ही सही, वह सिर हिलाते हैं और हम डीन के कार्यालय की ओर चल पड़ते हैं। बाहर इंतजार करते हुए मैं जोसेफ से धीरे से पूछता हूं कि वह कौन है। मिस्टर विंस्टन जादुई शिक्षकों में से एक है। वे आम तौर पर बाहर कक्षाएं पढ़ाते हैं। लेक्सी फुसफुसाती है। तो क्या वह कोई जादूगर है या कुछ और? उसका व्यवहार बहुत ही विचित्र है, मानो वह कुछ छिपा रहा हो। वह अजीब है, लेक्सी कंधे उचकाते हुए कहती है और सभी उससे सहमत होते हैं। दरवाज़ा खुलता है और मिस्टर विंस्टन बाहर आते हैं। जाते समय वे मेरी ओर एक तीखी नज़र डालते हैं और फिर डीन हमें बुलाते हैं। जैसे ही हम ईन के कार्यालय में प्रवेश करते हैं, मैं जोसेफ की बाहों में सिमट जाती हूँ क्योंकि प्रोफेसर वॉल्कर वहाँ खड़ी होती है। उनकी निगाहें मुझ पर टिकी रहती हैं और पुस्तकालय से उनके और डीन के बीच की बातचीत मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि वे क्या करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि कल रात स्कूल के गलियारों और पुस्तकालय में कुछ गड़बड़ हुई थी। हम विद्यार्थियों की आवाजाही पर रोक लगा रहे हैं क्योंकि इससे बाहर के जीव भड़क उठे हैं और नाश्ते के समय ये बात साबित हो गई है। डीन अपनी मेज के चारों ओर घूमते हैं। वे तुम्हारी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, एरिन। जब वो मुझे घूरता है तो मेरे गले तक गहरी शर्म की लाली फैल जाती है। ओह, धिक्कार है। उन्हें पता चल गया था कि कल रात हम ही पुस्तकालय में थे और जब हम वहां थे तभी वे अंदर आ गए। मेरा गला सूख जाता है और मैं बढ़ती हुई गांठ को निगलने के लिए संघर्ष करती हूं। दूसरों की बातचीत छुपकर सुनना शिष्टाचार के विरुद्ध है। प्रोफेसर वोल्कर हमारे बगल में फुसफुसाते हैं। हम छुपकर बातें नहीं सुन रहे थे। हम किताबें और जानकारी ढूंढ रहे थे ताकि इन जीवों से छुटकारा पाने का तरीका पता चल सके। जोसेफ मुझे अपने पीछे धकेलते हुए बोला, तुम वहां क्या कर रहे थे? वो गुर्राया। एक किताब।
वो अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए कहती है, शायद हमें इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का कोई तरीका मिल जाए। वो मुझसे अपनी नजरें नहीं हटाती। कैसे? मुझे उससे ये पूछने में डर लग रहा है। डीन उसके बगल में खड़ी है। आपको उनके लिए पोर्टल खोलना होगा। क्या? जोसेफ गुर्राया। वो पाताल लोक का द्वार खोलने के लिए खुद को बलिदान नहीं करेगी। मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा। प्रोफेसर वोल्कर जोसेफ पर गुर्राते हुए कहते हैं, तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। यही एकमात्र तरीका है।